students, myself Anita Shokan and today we are discussing about market equilibrium under perfect competition। देखिएगा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि मार्केट इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब सिर्फ क्या हो, डिमांड चेंज हो और सप्लाई क्या रहे, कांस्टेंट रहे। आज हम कर रहे हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम जो प्राइस है, संतुलित जो कीमत है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब क्या हो, हमारा सप्लाई चेंज हो जाए और डिमांड क्या रहे, यूं की यूं रहे। तो देखिएगा इस साइड हमारी क्वांटिटी, इस साइड हमारी क्या होती है, प्राइस है, OY(x) और OX। अब क्या है, ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये हमारा क्या है, डिमांड कर्व है। OQ हमारी संतुलित मात्रा है, OP हमारा क्या है, संतुलित कीमत है। अब हम देखेंगे E हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है कि जब हमारी डिमांड तो यूं की यूं रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ सप्लाई में हमें चेंज करके देखना है कि इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या इफेक्ट होता है। तो देखिएगा अब आप इसको डिमांड कर्व को चेंज नहीं करेंगे, सप्लाई कर्व को इस तरह से हमने, ये क्या होगी, सप्लाई इंक्रीज की हमने, चेंज का मतलब क्या है, दोनों इंक्रीज भी कर सकते हैं, उसमें हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो यहाँ संतुलित मात्रा OQ से बढ़कर क्या होगी, OQ1 होगी। तो QQ1 हमारी संतुलित मात्रा बढ़ गई, पूर्ति के बढ़ने से संतुलित मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और साथ में हमारी क्या होगी, संतुलित जो कीमत है वो घट के OP1 इतनी घटी, पहले OP थी, अब पूर्ति के बढ़ने से हमारी संतुलित कीमत क्या हो गई, घट गई है। E1 हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब इसे ऑपोजिट लेते हैं, जब पूर्ति क्या होती है हमारी, घट जाती, घटकर वो S2 पूर्ति वक्र हो जाता है, OQ2 पूर्ति हो जाती है, ये हमारी इतनी पूर्ति क्या होगी, कम हो गई। अब पूर्ति के कम होने से हमारी संतुलन कीमत जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वो OP2 होगी, और E2 हमारा क्या है, नए संतुलन का बिंदु हो गया। तो क्या है, मांग के स्थिर रहने पर जब पूर्ति बढ़ती है तो संतुलन कीमत घट जाती है और संतुलन मात्रा बढ़ जाती है, और मांग के स्थिर रहने पर जब पूर्ति घटती है तो क्या होता है, हमारा संतुलित मात्रा घट जाती है, लेकिन संतुलित कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ा कि जब हमारी सप्लाई घटी है तो वो बढ़ी है, और जब सप्लाई बढ़ी है तो संतुलित जो कीमत है वो क्या हुई है, कम हुई है। तो ये तो था हमारा कि जब हमारी क्या होती है, मांग स्थिर रहती है और सिर्फ किस में चेंज आता है, पूर्ति में परिवर्तन आता है। अब कुछ स्पेशल केस हैं तो क्या होगा, तो देखिएगा, पहला है जब मांग वक्र पूर्णतया लोचदार हो, तो ये क्या है, डिमांड कर्व है, परफेक्टली इलास्टिक है, पूर्णतया लोचदार है। तो अब हमें चेंज क्या करना है, तो उस समय सप्लाई में चेंज हो, इस साइड क्वांटिटी है, इस साइड प्राइस है, तो सप्लाई कर्व आपको पता है ये स्लोप होता है पॉजिटिव। अब E संतुलन का बिंदु है, OQ संतुलित मात्रा है, और OP हमारी क्या है, संतुलित कीमत है। अब क्या है, यदि सप्लाई बढ़ जाए, यदि पूर्ति क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो इस तरह से ये S1 पूर्ति बढ़ गई, तो पूर्ति बढ़ने से हमारी क्या होगी, संतुलित मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन देखिएगा कीमत फिर भी क्या रहती है, वही की वही रहती है। OP पहले थी, OP अब है, सिर्फ संतुलन का बिंदु बढ़ा है, वो E से E1 हो गया, मात्रा बढ़ी है, पहले संतुलित मात्रा OQ थी, अब संतुलित मात्रा बढ़ गई, QQ1 बढ़ गई, और वो क्या होगी, OQ1 होगी। अब यहाँ हमारा क्या है, जब पूर्ति क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, तो हमारा संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिएगा संतुलन बिंदु भी चेंज हो गया, ये E2 हो गया, ये वाला। अब संतुलित मात्रा कम होकर क्या होगी, OQ2 हो गई, लेकिन संतुलन कीमत पर यहाँ भी क्या है, कोई
कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो हम कहेंगे जब हमारा मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है तो पूर्ति में होने वाले परिवर्तन का कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परिवर्तन का मतलब चाहे पूर्ति को इंक्रीज करें चाहे पूर्ति को डिक्रीज करें, कीमत रिमेन सेम, कीमत रिमेन कांस्टेंट, वो उतनी की उतनी रहेगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब मांग वक्र क्या होता है, पूर्णतया बेरोजगार होती है, मांग पूर्णतया बेरोजगार है, क्वांटिटी है प्राइस है, मांग पूर्णतया बेरोजगार है, ये हमारा मांग, ये हमारा क्या है, पूर्ति वक्र है। मांग वक्र तो पहले ही हमें पता है कि वो पूर्णतया बेरोजगार है। क्या इन रियल लाइफ ऐसा हो सकता है? क्या कभी मांग पूर्णतया बेरोजगार हो सकती है? तो हाँ, बहुत सारी वस्तु ऐसी होती है जिनकी डिमांड हम क्या होती है, पूर्णतया बेरोजगार होती है। नमक है, मिर्च है, पाठ्य पुस्तक है, इनकी मांग क्या होती है, बेरोजगार होती है। चाहे कीमत कम हो ज्यादा हो, जितनी मात्रा हमें चाहिए उतनी ही चाहिए। ये तो नहीं है कि नमक है इसकी कीमत कम होगी तो हम सब्जी में बाकी की क्वांटिटी कम कर देंगे और नमक की क्वांटिटी इंक्रीज कर देंगे, ऐसा भी हो सकता। नहीं, मिर्च के साथ ऐसा हो सकता, ना ही हमारी पाठ्य पुस्तक हमें गाइड या पुस्तक क्या है एक चाहिए होती है। अब वो मान लो 500 रुपए की इकोनॉमिक्स की टीआर जैन की बुक आती है, टीचर्स ने लगवा रखी है, आपको लेनी ही लेनी पड़ेगी। अब क्या हो जाता है, उस बुक की प्राइस कम होकर के 250 रुपये हो जाती है। अब ये थोड़ी है कि पहले 500 में एक आती थी अब तो 2 आने लगी कि मैं 2 बुक खरीदूंगा, नहीं, हमें रिक्वायरमेंट एक की है। तो मांग भी कई बार क्या होती है, पूर्णतया बेरोजगार होती है। तो यहाँ हमारा केस यही है कि जब मांग पूर्णतया बेरोजगार है तो पूर्ति में परिवर्तन होने से मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिएगा, ये पहले हमारी ओपी संतुलित मात्रा है, ई संतुलन का बिंदु है, ओपी संतुलित मात्रा है। अब पूर्ति बढ़ गई, कीमत कम हो जाएगी लेकिन मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संतुलित मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा लेकिन संतुलित कीमत क्या हो गई, कम हो गई पूर्ति के इंक्रीज होने के कारण। और पूर्ति को डिक्रीज करके देख लें, पूर्ति कम होगी तो हमारी क्या हो गई, कीमत बढ़ गई, OP2 हो गई। तो मांग के पूर्णतया बेरोजगार होने पर क्या होता है, जब पूर्ति बढ़ जाती है तो संतुलित कीमत घट जाती है और जब पूर्ति घट जाती है तो संतुलित कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन संतुलित मात्रा एज इट इज रहेगी, उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी तक हमने देखा था कि क्या हुआ था हमारा, कि एक बार तो हमने क्या है, डिमांड को एज इट इज रखा था और सप्लाई में चेंज किया था। दूसरी बार हमने क्या किया है, आज जो हमने किया है वो क्या है, हमने डिमांड को एज इट इज रख के सप्लाई में चेंज किया है, और एक बार हम सप्लाई को एज इट इज रख के क्या करते हैं, डिमांड में चेंज करते हैं। तो देखते हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस पर उसका क्या इफेक्ट होता है। अब हम दोनों में क्या देखेंगे एक साथ, कि वास्तविक जीवन में तो ऐसा नहीं होता कि एक बार डिमांड ही चेंज होगी सप्लाई चेंज होगी, वास्तव में क्या हो सकता है, इन रियल लाइफ दोनों में चेंज हो सकता है, इकट्ठा चेंज हो सकता है। तो क्या होता है, यहाँ पर हमारा मांग और पूर्ति दोनों में परिवर्तन, दोनों में परिवर्तन। तो देखिएगा, ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व है। OQ संतुलित मात्रा है और OP हमारी क्या होगी, संतुलित कीमत है, ई हमारा संतुलन का बिंदु है। अब क्या है, हम डिमांड बढ़ गई, ये होगी हमारे इतनी, और पूर्ति भी बढ़ गई, मांग बढ़ गई और पूर्ति भी बढ़ गई है। लेकिन अब ध्यान में एक बात और ध्यान में रखने वाली, ठीक है मैंने डायग्राम बना दी, मांग में बढ़ी पूर्ति बढ़ी, लेकिन कितनी बढ़ी, मांग और पूर्ति क्या बराबर मात्रा में बढ़ी, क्या मांग ज्यादा बढ़ी या पूर्ति ज्यादा बढ़ी, तो ये बात ध्यान रखने वाली है। तो यहाँ मैंने पहला जो डायग्राम बनाया, मांग और पूर्ति दोनों एक साथ क्या हुई, इंक्रीज हो रही है, लेकिन दोनों में क्या हो रहा है, समान मात्रा का चेंज हो रहा है। देखिएगा, OQ इतनी ही हमारी क्या है,
पहले 10 इकाई डिमांड थी और 10 इकाई सप्लाई थी। अब क्या होगी, डिमांड बढ़ के 20 होगी तो सप्लाई भी हमने क्या कर दी, 20 कर दी। तो डिमांड एंड सप्लाई अब भी बराबर है, पहले भी बराबर थी, तो प्राइस पर कोई चेंज नहीं होगा, प्राइस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो एज इट इज ही रहेगी, जितनी पहले थी उतनी पहले थी। तो पहले भी ओपी थी, ये वाला चेंज और ये वाला चेंज क्या है, समान है, उतने ही डिमांड में चेंज हुआ उतना ही सप्लाई में चेंज हुआ है। तो इसके फलस्वरूप हमारी क्या होगी, कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज ही रहेगी। अब दूसरा डायग्राम हम लेते हैं, देखिएगा मांग और पूर्ति दोनों ही क्या है, इंक्रीज होंगे, दोनों में चेंज हो रहा है, लेकिन वो चेंज क्या है, अब देखिएगा ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये हमारा क्या है, डिमांड कर्व है। OQ हमारी संतुलित मात्रा है, OP हमारी संतुलित कीमत है, E हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब हमारा क्या है, मांग बढ़ जाती है, इतनी मांग बढ़ी है D1 हो जाती है, लेकिन साथ में क्या है, पूर्ति भी बढ़ जाती है, S1 हो जाती है, OQ 1 हो गई, कीमत OP 1। अब देखिएगा मांग बढ़ी है लेकिन साथ में पूर्ति भी बढ़ी है, लेकिन मांग क्या है, पूर्ति के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ी है। पहले हमने कहा 10 इकाई डिमांड थी और 10 इकाई सप्लाई थी, तो प्राइस निर्धारित होगी, वो हमारी क्या थी, संतुलित कीमत थी। अब क्या है, हमारी डिमांड तो 10 से 20 होगी, लेकिन पूर्ति हमारी 10 से क्या हुई, 13 हुई। अभी भी क्या है, हमारा 7 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही, तो 7 वस्तुएं ऐसी हैं जो अभी भी कम है, पूर्ति कम है, 7 वस्तुएं और बननी चाहिए तभी तो। अब वो क्या बढ़ाएंगे, 7 वस्तुएं, ऐसे व्यक्ति साथ रहेंगे जो वस्तु को डिमांड करें, 7 वस्तुओं की डिमांड हो रही है, तो उसके कारण प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ हमारा क्या है कि जब हमारी क्या होती है, डिमांड ज्यादा इंक्रीज होती है, सप्लाई कम इंक्रीज होती है, तो उसके फलस्वरूप क्या हो जाती है, प्राइस इंक्रीज हो जाती है। अब देखिएगा ये कई बार स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं। पजल किस वे में, देखिएगा कई बार हमारा क्या है, देखिएगा नाम दे, पहला S था और D था, S ने और D को ने जहां पर एक दूसरे को काटा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट था। अब आप फिर क्या कर देते हो, S और D1 को कटवा देते हो, यहां से ले लेते हो, वो गलत है। अब हमारा नया जो सप्लाई करा वो S1 है, नया जो डिमांड करा है वो D1 है। S1 और D1 जहां एक दूसरे को काटेंगे वहां हमारा अगला पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा, तो ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम E1 है और प्राइस हमारा क्या होगा, OP1 होगा, ये प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है, दोनों में एक साथ परिवर्तन हुआ है, लेकिन मांग में वृद्धि क्या हुई है, ज्यादा, दोनों में वृद्धि हुई है, लेकिन मांग में वृद्धि क्या हुई है, ज्यादा हुई है एज कंपेरिजन टू डिमांड, सप्लाई। अब नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, सप्लाई कर्व है और हमारा ये सप्लाई कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व है, इस साइड हमने क्वांटिटी ली है, इस साइड हमने प्राइस ली है। D ने और S ने कहां पर काटा, E पॉइंट पर काटा, E द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, OQ संतुलित मात्रा है, OP संतुलित कीमत है। अब क्या है, हमारी डिमांड भी इंक्रीज होती है, ये D1 हो गया। अब सप्लाई भी इंक्रीज होती है, ये S1 हो गया। तो D1 ने S1 को कहां पर काटा, देखो यहां पर काटा, E1 पर काटा, तो अब यहां से मत ले लीजिएगा, यहां से लीजिएगा OQ1, और ये हमारी नई संतुलित कीमत है। तो क्या होता है, जब मांग में वृद्धि तो क्या हुई है, कम हुई है, और पूर्ति में वृद्धि क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इसके फलस्वरूप कीमत क्या हो जाती है, घट जाती है। तो देखिएगा 10 मांग थी और 10 ही पूर्ति थी, कीमत निर्धारित होगी, ठीक है। लेकिन अब 10 से की बजाय मांग तो बढ़ी है 12 और पूर्ति बढ़ा दी हमने 20। 8 वस्तुएं ऐसी हैं
जो बिना बिकी रह गई, तो ये हर कोई कहता मेरी ले लो मेरी ले लो, हर कोई बेचने के लिए तैयार है, लेकिन डिमांड लेने वाले हैं ही नहीं। तो 8 वस्तुएं बिना बिकी रह जाती हैं, वो क्या करेंगे, कीमत को कम करने का काम करेंगे। तो इसके फलस्वरूप हमारी क्या होगी, कीमत कम हो गई, कर हमारी क्या होगी, OP1 हो गई, क्योंकि जो डिमांड में चेंज था वो कम था और जो सप्लाई में चेंज है, देखो देखने मात्र से पता चल जाए ये थोड़ी सी चेंज हुआ, ये ज्यादा चेंज हुआ है। तो रटना नहीं है यहाँ सिर्फ क्या होना चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम जैसा वो कहते हैं डायग्राम बनाते जाओ, और सबसे आसान तरीका क्या है, रटना नहीं हमें। क्या आप कहोगे कि पहले नहीं, स्टार्टिंग में क्या होता है, जो पूछा गया उसका हम अर्थ लिखते हैं, अर्थ क्लियर नहीं हुआ 4 लाइनें पहले छोड़ दिए, डायग्राम को बनाइएगा, डायग्राम से अर्थ अपने आप, फिर उसका अर्थ हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। पहले आता अच्छी बात है, लेकिन डायग्राम को इस तरह से समझ लो कि डायग्राम से क्लियर हो जाए। इसको थोड़ा सा चेंज करके देखो, इसको ज्यादा चेंज कर देखो, रटने वाली बात नहीं है, तो हमें पता चलेगा। तो आप पहले उसकी बारे में लिखोगे कि क्या है, क्या चेंज हुआ, तो पहले थ्योरी पोर्शन 2 लाइनों में उसके बारे में बताओगे। जब पूछा जाए कि जब हमारी क्या होती है, डिमांड में कम चेंज होता है और सप्लाई में ज्यादा चेंज होता है, तब हमारी संतुलित कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले हम लिखेंगे कि जब हमारा ऐसा होता है तो संतुलित कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमें अब रखना थोड़ी था, आपको डायग्राम बनाए, पहले लिखें फिर उसके बाद डायग्राम बनाए। नहीं समझ में आता रखने वाली बात है तो पहले नीचे डायग्राम बना के देख लो, 4 लाइन ऊपर छोड़ दो, बाद में उसकी क्या कर देंगे आप, रेडिंग कर देंगे, बाद में उसके बारे में लिख देना। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे क्या थे कि दोनों में एक साथ जब चेंज होता है तो हमारी जो संतुलन कीमत है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट जो टॉपिक में लेक्चर में हम देखेंगे कि दोनों में एक साथ कमी होती है तो उसका हमारा संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्टूडेंट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।